आज हम भारत में भू उपयोग प्रारूप के विषय में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो भू उपयोग प्रारूप का निर्धारण करते हैं, अर्थात भू उपयोग प्रारूप के निर्धारक तत्व हैं। अब इसमें दो कारक हैं, नंबर 1 भौतिक कारक, नंबर 2 मानवीय कारक। भौतिक कारक में जैसे आप किसी भी क्षेत्र की भू आकृति ले लें, कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ जलवायु कैसा है, ये सब निर्धारक तत्व हैं वहाँ के भू उपयोग प्रारूप के। मानवीय कारक भी हैं, जैसे वहाँ जनसंख्या का घनत्व, अर्थात जनसंख्या का बसाव यहाँ वहाँ कैसा है, प्रौद्योगिकी कैसी है, टेक्नोलॉजी, तकनीकी रूप से लोग कितने सक्षम हैं, क्षमता कितनी है, और कुछ और भी कारक हैं जैसे संस्कृति, परंपराएं आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र का भू उपयोग आंकड़ा हमारे पास है, उपलब्ध है। आप जानते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इस कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 93% क्षेत्र का ही भू उपयोग आंकड़ा हमारे पास है। बाकी 7% भू उपयोग आंकड़ा हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, इन राज्यों के भू उपयोग आंकड़े हमारे पास नहीं हैं। केवल पूर्वोत्तर के राज्यों में केवल असम के भू उपयोग का आंकड़ा हमारे पास है। इसके बाद जम्मू कश्मीर जो पाक अधिकृत क्षेत्र है, उसका भी भू उपयोग आंकड़ा हमारे पास नहीं है। तो केवल 93% भू उपयोग आंकड़े हमारे पास हैं। आगे हम बात कर रहे हैं चारागाह की। तो कुछ तो अस्थाई चारागाह होते हैं और कुछ अन्य गोचर भूमि। लेकिन आप देखेंगे कि अस्थाई चारागाह के क्षेत्र में कमी हुई है। आप जानते हैं कि मवेशियों की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा देश है, यहाँ मवेशियों की संख्या सबसे अधिक है, तो उनके लिए चारे की उपलब्धता की समस्या उत्पन्न होगी। इसके बाद हम बात करें परती भूमि की, जिसमें वर्तमान परती और पुरातन परती। पुरातन परती क्या है? जिसमें 2-3 वर्षों से केवल 1-2 बार ही बुआई हुई हो, अर्थात खेती की गई हो, वो तो पुरातन परती होता है। वर्तमान परती जिसमें 1 वर्ष में 1 बार ही फसल उगाई गई हो, वो वर्तमान परती होता है। अन्य परती भूमि कम उपजाऊ होती है। यदि उस पर खेती भी की जाएगी तो उसका खर्च बहुत ज़्यादा आता है, तो लागत ज़्यादा आएगी। फिर भी यदि अन्य परती भूमि को भी शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल भी कर दिया जाए, निवल क्षेत्र में शामिल कर दिया जाए, तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के 54% भाग पर ही खेती संभव है, अर्थात कृषि कार्य की जा सकती है। अब शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी
अलग अलग राज्यों का भिन्न भिन्न है। जैसे आप उदाहरण लें पंजाब और हरियाणा का, यहां के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 80% क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है, अर्थात शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो निवल क्षेत्र है वो 80% है पंजाब और हरियाणा में। लेकिन वहीं मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार ये ऐसे प्रदेश हैं जहां केवल 10% शुद्ध बोया गया क्षेत्र या निवल क्षेत्र है। तो इसमें भी बड़ी भिन्नता है। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति की। आप जानते हैं राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 1952 में राष्ट्रीय वन नीति बनी थी, 1952 में। इसके अनुसार कुल क्षेत्रफल, जितना भी देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके 33% अर्थात 1/3 हिस्से पर वन क्षेत्र होने चाहिए, वनों से आच्छादित क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन अभी ये आंकड़ा उससे काफ़ी कम है। आगे हम बात करते हैं बंजर भूमि की। बंजर भूमि, इसमें जैसे सूखा क्षेत्र है, चट्टानी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये सब बंजर भूमि के अंतर्गत आते हैं। कुछ गैर कृषि कार्यों के लिए भी भूमि होते हैं, जहाँ पर बस्तियाँ होती हैं, हमारे आवास होते हैं, जहाँ उद्योग होते हैं, सड़कें होती हैं, रेल लाइनें होती हैं। तो ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जो गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त होते हैं। तो आपने देखा कि भारत में भू उपयोग प्रारूप किस प्रकार है।